टू माय यूट्यूब चैनल शाहबान बायोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे कि कैसे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स मिलके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे। तो उसमें जो नेचर थी वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब देखना ये है कि कैसे उसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब माइंड में रखें, दो सेल है, तो इन दो सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों को फेस करिए, एक इनसाइड सेल है ये वाला पार्ट जो है, एक आउटसाइड है। तो दोनों साइड्स के रिएक्शंस को वो मेंटेन कर रही है। तो सबसे पहला जो उसका फंक्शन होगा, टू सेपरेट इनसाइड ऑफ सेल टू आउटसाइड, यानी कि एक जो आपकी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर अगर एक सेल है तो उसको फेस दूसरे जो है आउटसाइड से वो बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेल है वो इस वाली सेल यानी चीज़ों से डिफरेंट है, उसको प्रोटेक्ट करके उसकी जो बाउंड्री वॉल है इनसाइड मटेरियल को आउटसाइड से इंटैक्ट होने से बचा रहा है। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि ये सिलेक्टिव परमिएबल है। जो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आने दे रहा है, जो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और सेल के लिए सही नहीं है तो उसको जो है वो क्या करेगा, पहले से ही डिस्कार्ड करके आउट कर देगा। बिल्कुल जस्ट लाइक सी, ये एक छन्नी की तरह काम करेगा। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी में ये होता है कि ये क्या होता है कि जो चीज़ उसको आने देनी है उसी को आने अलाउ करेगा। आपने मार्केट में देखा होगा या फिर कभी आपने जो है वो रिसर्च के, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता हो कि एक जो सीम होती है छन्नी आपकी, उसके पोर का साइज होता है। ठीक है, यानी कि ये वाले पोर का साइज होता है। तो इस पोर से जितनी चीज़ें इस साइज से क्रॉस हो सकती हैं वो हो जाएंगी, और इस साइज से जो आपने एक्सपेरिमेंट बना लिया है कि इसके इस साइज से बड़ी वाली चीज़ अंदर ना आए। जैसे कि मैं रख रही हूँ 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर से अबव कोई भी चीज़ फिर इस पोर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो सिलेक्टिव परमिएबल। उसने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है किस चीज़ को अंदर आने देना है सेल के, किस चीज़ को सेल के अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, प्लस they regulate the material of cell that, यानी कि सेल का जो मटेरियल है उसको भी रेगुलेट करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी आनी है, कब कौन सी चीज़ जो है हमें एक्सक्रीट करनी है। जैसे कि हमने फेगोसाइटोसिस में प्रोसेस में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं, फिर वो जो है वो डिजनरेट भी हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था उसको जो है इनगल्फ करके बैक्टीरिया को बाहर फेंकना होता है। तो ये मटेरियल को भी रेगुलेट करती है कि कौन सी चीज़ जो है अंदर आनी है, कौन सी चीज़ जो है वो बाहर निकालनी है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट जो उसके एसोसिएटेड हमने जो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन, लिपिड और स्टेरॉइड्स थे, उसके अलावा जो है आप ग्लाइकोप्रोटीन्स थे। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, जिसमें प्रोटीन्स जो हैं उनका फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देखी थी जो कि एसोसिएटेड में थी, जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बना रही थी, और कुछ जो थी वो चैनल प्रोटीन थी, चैनल और कैरियर प्रोटीन थी, जो हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, सही है। उसके बीच में हमने एक बड़ी प्रोटीन बनाई थी, कैरियर चैनल प्रोटीन, जिसका नाम दिया था हमने। तो ये चैनल प्रोटीन जो है पैसेज प्रोवाइड करती हैं मॉलिक्यूल्स को, यानी कि रास्ता देती हैं कि आप जो है वो इससे क्रॉस हो जाएं। यानी कोई चीज़ यहाँ पे अटैच हुई, उसको उन्होंने पैसेज दिया, वो इधर से क्रॉस होकर सेल के अंदर आ गई, फिर इसको जो है वो ऐसे करके बाहर निकाल दी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो एज ए एंजाइम जो है एक्टिवेट होकर काम करती हैं। जो अगर आपने हार्मोनल सिस्टम पढ़ा हो तो हार्मोन के अंदर दो टाइप्स होती हैं हार्मोन की। अब हार्मोन क्या है, एक केमिकल जो है सब्सटेंस है दैट कैरीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी की जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है
उसको रेगुलेट करता है। तो वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं नेचर के अंदर। एक होता है प्रोटीन का, ठीक है, एक होता है लिपिड का। हार्मोन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, यानी हमारी पूरी बॉडी रेगुलेट होती है हार्मोन से। आप जो है वो गर्ल है तो वो भी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेकेंडरी हार्मोन्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल बाकी टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब इतना समझ लेते हैं कि हार्मोन की दो टाइप्स होती है, एक प्रोटीन का बना होता है, एक लिपिड का बना होता है। मोस्ट ऑफ हार्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, बहुत कम होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो लिपिड यानी स्टेरॉयड के बने होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। अब जो प्रोटीन के हार्मोन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज़ की, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। यानी कि प्रोटीन यहाँ पे आएगी तो उसको जो है वो कुछ डिफ्यूज होने के लिए या वो डायरेक्ट जो है वो उस टारगेट सेल पे नहीं जा सकती मैसेज लेके, उसके लिए उसको जो है वो कुछ और रास्ता भी चाहिए। यानी कि इसके लिए हमें चाहिए होता है सेकंड मैसेंजर। क्या चाहिए होता है, सेकंड मैसेंजर, के उसका मैसेज जो है वो प्रोवाइड करे कि भाई ये काम करना है। तो ये एक एंजाइम आप उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, कि एडिनिलाइट साइक्लेज एंजाइम होता है, ठीक है। वो लेकिन जब हार्मोन यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन के पास आके हिट करता है तो उसको सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और एक्टिव होके एटीपीज बना के ये वाली एटीपी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट में, और वो जाके हिट करता है और मैसेज को वो करता है, बेल बजाता है कि आपने जो है ये रिएक्शन करना है। इट मीन्स कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स नहीं होगी तो ये हमारा जो हार्मोनल सिस्टम, एंजाइमेटिक सिस्टम, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का और ये जो सिस्टम है ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोटीनियस इन नेचर हार्मोन्स होते हैं उनके लिए जो सेकंड मैसेंजर हमें चाहिए होता है, उसमें प्रोटीन का और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन डिटेल जब हार्मोन्स करेंगे तो और अच्छे से करेंगे, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स हैं वो ये फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। यानी चैनल प्रोटीन्स होती हैं तो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स देती हैं कि मॉलिक्यूल्स को जो है वो रास्ता देती है कि आप आएँ जाएं ऐसे करके। सेकंड एंजाइम जो है एडिनालाइट साइक्लेज है, एटीपी को कन्वर्ट करती है साइक्लिक एएमपी के अंदर। और रिसेप्टर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए जो है एज ए रिसेप्टर वर्क करती हैं, जैसे कि मैसेंजर जो मैंने आपको बताया था। इन दोनों के अंदर ये सेम हार्मोन की एग्जाम्पल आएगी कि प्रोटीन यस हार्मोन के लिए हमें सेकेंड मैसेंजर चाहिए होता है और उसके लिए जो है वो न्यूक्लियस तक जो मैसेज जाए कि ये सेल का काम करना है तो उसको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बाइंड होके वेट करना पड़ता है, फिर वो मैसेंजर उसको कैरी करके अंदर लेके जाता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। प्लस जो एंटीजेंस हैं, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर, सेल के बाहर ही कोई आउटसाइड कोई एंटीबॉडी कोई डिफरेंट चीज़ आ गई जो कि सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये उसको भी रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एंटीजन जो है वो किस हिसाब से क्या रोल करना है सेल की इम्यूनिटी के लिए, उसको कैसे डिफेंस प्रोवाइड करना है, तो उसको पहचानेगी कि अच्छा ये काम की चीज़ है, ये नुकसान की चीज़ है। जैसे कि कोविड का जो है वैक्सीन है या कोविड वायरस कोई चीज़ अंदर आने वाली है तो उसको रिकॉग्नाइज करके जल्दी से बताएगी कि ये पहले से आ चुकी थी, अब ये अच्छी नहीं है तो इसको बाहर ही फेंक दें, ठीक है। तो ये एंटीजन का जो है वो ऐसे रोल प्ले भी करती है। उसके अलावा जो है हमारे पास एक और रोल है जिसमें ग्लाइकोल प्रोटीन का आएगा। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास प्रोटीन का रोल खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट जो रोल आएगा दैट विल बी ग्लाइकोलिपिड। अब जो ग्लाइकोलिपिड मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड जो है मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि आउटसाइड द सेल होते हैं, यानी कि सेल के हमने दो बनाए थे कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड जो काम कर रही है उसके बाहर हमने कुछ चीज़ें बनाई थी
जिसमें हमने ग्लाइकोलिपिड भी बनाया था। थोड़ा सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और लिपिड का मॉलिक्यूल मिक्सचर होकर ग्लाइकोलिपिड बनाई थी हमने, जिसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अच्छा, इसका रोल क्या होता है? सेल सरफेस मार्कर। सेल सरफेस मार्कर क्या होते हैं? अगर हम अर्ली स्टेज को देखें तो आप थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल करें। टिश्यू, टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? सिमिलर सेल्स। जो सिमिलर सेल्स होते हैं कंबाइन होकर टिश्यू को बनाते हैं। लाइक ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस अगर हम देखें तो हमें किडनी बनानी है, ठीक है? तो जो किडनी के सेल्स होंगे, कैसे पता चलेगा? हजार, चले 10,000 हमारे पास जो है वो सेल्स हैं, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो सेल सरफेस मार्कर होते हैं, यानी कि ये वाला सेल खुद ही आके टिश्यू बनाएगा। कि टिश्यू जो होते हैं वो सिमिलर सेल्स होते हैं, यानी कि जो हार्ट के सेल होंगे वो भी सेल होंगे, जो किडनी के अंदर सेल्स होंगे वो भी सेल्स होंगे। तो वो सेल सरफेस मार्कर के तौर पे आके जितने भी किडनी वाले सेल्स होंगे वो आके यहाँ पे कंबाइन होके किडनी बनाएंगे, क्योंकि किडनी टिश्यू से किडनी का टिश्यू डिफरेंट है, तो वो आके ऐसे बन जाएगा। यानी कि एक सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। और ये सेल सरफेस जो है वो मार्कर्स कहलाते हैं कि भाई हमें जो है वो किडनी में जाना है, हम किडनी वाले सेल्स हैं। हम जो है वो लंग्स वाले सेल्स हैं, तो वो लंग्स में आके ही क्या करेंगे? अटैच होंगे, सारे लंग्स आके बनाएंगे। तो ऐसे जो है ग्लाइकोलिपिड रोल प्ले करता है इन एज अ सेल सरफेस मार्कर ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, और बाद में भी माइटोसिस हो रही है, जो भी हो रहा है, तो ये टिश्यू जो है सिमिलर सेल से मिलके बनता है। सेम सेल्स हैं, तो सेम सेम सेल्स जो है वो अपने आप को सरफेस से ही देखेंगे कि अच्छा इसकी बाउंड्री जो है हमारी बाउंड्री से मैच करे, तो हमें वहाँ जाके अटैच होना, ठीक है? तो ये जो है वो ग्लाइकोलिपिड का जो है बहुत बड़ा रोल है इसमें सेल सरफेस मार्कर में।